हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र विषय में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक इन सभी कक्षाओं के संदर्भ में अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। जो एनसीईआरटी है, इसका महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए। हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है वो कई ज़्यादा विकसित होती है। तो इस सीरीज का जो महत्व है वो महत्व उन सब के लिए तो है ही है जो अभी स्कूलिंग कर रही है या इन कक्षाओं में पढ़ रही है, और जो स्कूलिंग कर चुके हैं उनके लिए भी इस सीरीज का महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। क्योंकि यदि वो किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, यदि उसमें अर्थशास्त्र विषय का रोल है तो उन सब को भी इस सीरीज का लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र विषय का एकदम सरल शब्दों में एकदम सटीक संदर्भ में विश्लेषण दिया गया है, और ये विश्लेषण हमने एक एक कक्षा की एक एक चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन रीड करके आप सबके सामने ये विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो आप सबके लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है ये सीरीज। यदि आप कक्षाओं वाइज अध्याय वाइज अगर आप इस सीरीज के संदर्भ में विश्लेषण देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, जो वहाँ पे एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से जा करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय कक्षा 9 के अध्याय 3 के संदर्भ में आप सबके सामने विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले हैं। और इस अध्याय 3 का नाम है निर्धनता एक चुनौती। इस संदर्भ में हम एक एक करके ये समझेंगे कि निर्धनता है क्या है, निर्धनता वास्तव में किस तरह से एक चुनौती है, और निर्धनता जैसी बहुत बड़ी जो ये समस्या है इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आज हम इस अध्याय में आप सबके सामने विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले हैं। तो निर्धनता एक जो चुनौती है, जब एक निर्धनता एक चुनौती है तो कहीं ना कहीं क्यों ना हम निर्धनता को ही समझ लेते हैं सबसे पहले कि निर्धनता है क्या है, निर्धनता किस तरह से चुनौती होती है, उसके बाद हम ये समझेंगे। जो निर्धनता है, निर्धनता का अर्थ ये होता है कि भूखमरी या आश्रय जैसी समस्या होती है, ये सब निर्धनता का अर्थ होता है। यानी कि किस तरह से किसी का एक आश्रय ना होना या भूखमरी जैसी समस्या या जो हमारी जरूरी जो आवश्यकताएं होती है वो सभी ना होना या उन सभी की कमी होना एक तरह से निर्धनता कहलाती है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जो कहीं ना कहीं जो हमारी जरूरी जो आवश्यकताएं होती है उन जरूरी आवश्यकताओं की कमी को बताता है। कौन? निर्धनता। निर्धनता उस सब को परिलक्षित करता है जो कहीं ना कहीं मानव विकास की जरूरी होती है, और वो सभी हमारे पास नहीं होती है। जब वो नहीं है तो कहीं ना कहीं हम एक निर्धन व्यक्ति है। जब निर्धन है तो हमारे पास जो जरूरी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए कोई संसाधन नहीं है। निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझा जा सकता है कि किस तरह से कौन व्यक्ति निर्धन है, कौन व्यक्ति निर्धन नहीं है, और किस तरह से उनकी जो जरूरी जो आवश्यकताएं हैं उन जरूरी आवश्यकताओं की कमी के संदर्भ में जो निर्धन व्यक्ति है वो कौन कहलाएंगे, क्या कौन कौन सी जरूरी वस्तुएं होगी, कौन कौन सी हमारी जरूरी आवश्यकताएं होगी जो एक मानव के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उस संदर्भ में निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से भारत और विश्व में जो निर्धनता की जो प्रवृत्ति है उसको समझा जा सकता है। और निर्धनता एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं
एक भूखमरी जैसी, एक असहाय जैसी समस्या को बताता है। और ये जो निर्धनता है, ये निर्धनता शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग संदर्भ में देखी जाती है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों की जो रहन सहन की प्रवृत्ति है, वहाँ का जो परिवेश है, वो ग्रामीण क्षेत्रों से बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में जो ये निर्धनता है, इसको अलग अलग संदर्भ में देखा जा सकता है। और जो ये निर्धनता है, निर्धनता का संबंध किस तरह से भूमिहीनता से है। जो व्यक्ति भूमिहीन होगा, जो किसान भूमिहीन होगा, तो उसके पास खेती करने के लिए जब भूमि नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो इनकम है, जो उत्पादकता है, वो बिल्कुल नहीं होगी। और तो वो ऐसा होने पर वो व्यक्ति निर्धन कहलाएगा, यानी कि वो जो उसकी जरूरी जो आवश्यकताएं होगी, वो भी वो पूरी नहीं कर पाएगा। इसी तरह से जो व्यक्ति बेरोजगार है, जिसके पास काम नहीं है, तो वो व्यक्ति भी निर्धन कहलाएगा, वो भी अपनी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा। इसी तरह से परिवार का आकार है। परिवार का आकार इस संदर्भ में है, यदि एक परिवार में 10 लोग हैं और कमाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है, तो ये भी कहीं ना कहीं निर्धनता को परिलक्षित करता है, क्योंकि उस एक व्यक्ति पर 9 लोग निर्भर होंगे। जब 9 लोग निर्भर होंगे, तो ये स्वाभाविक है उन सभी की जो जरूरी आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस एक व्यक्ति पर यदि 9 सदस्य निर्भर है, तो ये भी निर्धनता को परिलक्षित करता है। इसी तरह से निरक्षरता, जो व्यक्ति निरक्षर होगा, जो व्यक्ति अशिक्षित होगा, वो भी कहीं ना कहीं निर्धनता की ओर वो परिलक्षित होगा, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित होता है, वो कहीं ना कहीं उसकी सोचने समझने की क्षमता में भी वृद्धि होती है, उसकी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है, उसकी उत्पादकता कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो उस निरक्षर व्यक्ति की तुलना में वो निर्धन नहीं होगा। तो इसीलिए निरक्षरता भी निर्धनता के संदर्भ में देखा जा सकता है एक पॉइंट के साथ। और इसी तरह से कुपोषण हो गया और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं हो गई, जो यदि स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खराब होगी, तो ये भी निर्धनता को परिलक्षित करता है। ये किस तरह से, यदि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यदि स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल निम्न होगी, यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब होगा, यदि कोई व्यक्ति कुपोषण से ग्रसित होगा, तो ये भी निर्धनता को दिखाता है, क्योंकि जो व्यक्ति कुपोषण से ग्रसित है, वो इसलिए ग्रसित है क्योंकि उसकी जो जरूरी आवश्यकता है उपभोग के लिए, वो जरूरी आवश्यकता उसकी पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए उच्च आहार युक्त जो पोषण है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए ये कुपोषण से ग्रसित है, और ग्रसित इसलिए है क्योंकि वो निर्धन है, वो अपनी उपभोग के लिए जरूरी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से जिस व्यक्ति का खराब स्वास्थ्य है, खराब स्वास्थ्य भी निर्धनता को वो इंडिकेट करता है। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर खर्च नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति स्वाभाविक निर्धन है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो खराब स्वास्थ्य से निरंतर गुजरता है, और जिसके चलते वो अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित होता है, अनेक प्रॉब्लम से वो गुजरता है। तो इस तरह से जो निर्धनता है, निर्धनता एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और इसी तरह से बाल श्रम, जिस व्यक्ति को कम उम्र में काम करना पड़ रहा है, तो वो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी कोई ऐसी शौक से वो काम नहीं कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो और उसका परिवार निर्धन है, तो इसीलिए वो कम उम्र में काम कर रहा है। जो उसके अपने व्यक्तित्व के विकास का जो समय है, जो उसकी उम्र है, जिसमें उसके शारीरिक विकास होगा,
उस समय वो कहीं ना कहीं वो काम कर रहा है, बाल मजदूरी कर रहा है, तो ये भी निर्धनता को दिखाता है। और इसी तरह से असहायता, जो व्यक्ति असहायता से ग्रसित है, जिसकी कोई हेल्प नहीं हो रही है, जो एक तरह से अपनी आवश्यकता को वो पूरा नहीं कर पा रहा है, असहाय है बिल्कुल, वो भी कहीं ना कहीं निर्धनता को दिखाता है। तो इस तरह से निर्धनता का संबंध इन सब से है, जिसमें कि भूमिहीन किसान हो गया, बेरोजगार व्यक्ति हो गया, परिवार का बहुत बड़ा आकार हो गया, निरक्षरता यानी कि अशिक्षा हो गया, खराब स्वास्थ्य हो गया, कुपोषण हो गया, और बाल श्रम हो गया, असहायता हो गया। तो इस तरह से ये सब निर्धनता से संबंधित है। अब ये बारी आ जाती है कि किस तरह से जो निर्धन व्यक्ति है, निर्धन व्यक्तियों की पहचान कैसे होगी, किस तरह से कौन व्यक्ति अपनी जरूरी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं तो बहुत ज्यादा होती है, कोई विलासितापूर्ण आवश्यकता भी हो सकती है, उसकी एक लग्जरी आवश्यकता हो सकती है। ये तो नहीं कहेंगे कि जब उसकी लग्जरी आवश्यकता है, वो लग्जरी आवश्यकता को वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो भी गरीब कहलाएगा। तो यहाँ पे निर्धनता रेखा को किस तरह से हम समझ सकते हैं, इसके माध्यम से कि इस निर्धनता रेखा के माध्यम से ये डिसाइड किया जा सकता है कि कौन व्यक्ति गरीब है, कौन व्यक्ति अपनी जरूरी आवश्यकता को पूरा कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे इन सब के बीच अंतर को एक निश्चित करने के लिए निर्धनता रेखा महत्वपूर्ण रोल निभाती है कि किस तरह से कौन सी जरूरी आवश्यकता है, कौन सी जरूरी आवश्यकता नहीं है, कौन से उसके विलासितापूर्ण जो उसके शौक है वो कौन से है, किस तरह से वो व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएगा, कौन व्यक्ति गरीब कहलाएगा। तो इन सब में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम निर्धनता रेखा के माध्यम से समझ पाते हैं, जिसमें कि हम एक स्पष्ट तरीके से एक गरीब व्यक्ति की पहचान कर पाते हैं। निर्धनता का आकलन करने के लिए सर्वमान्य जो विधि है वो है आय विधि और उपभोग विधि। इसके द्वारा हम निर्धनता का आकलन कर पाते हैं कि कौन व्यक्ति निर्धन है, यानी कि कौन व्यक्ति गरीब है। जिसमें कि सबसे पहले जो है वो है उपभोग, यानी कि उपभोग के माध्यम से हम निर्धन यानी कि गरीब व्यक्तियों की पहचान कर पाते हैं। और इसको ही हम कैलोरी विधि भी कहते हैं। कैलोरी विधि के माध्यम से हम ये मालूम कर पाते हैं कि कौन व्यक्ति निर्धन यानी कि गरीब है। इस कैलोरी विधि के माध्यम से किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में अलग कैलोरी रखी गई है और शहरी क्षेत्रों में अलग कैलोरी रखी गई है, क्योंकि हमने ये जाना है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता यानी कि गरीबी को अलग अलग संदर्भों में देखा जाता है। तो इसी तरह से जो यहाँ पे कैलोरी यानी कि उपभोग विधि है, इसको भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अलग अलग संदर्भों में रखा गया है। जिसमें कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कैलोरी है वो 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, यदि वो लोग प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम प्राप्त करते हैं तो वो व्यक्ति गरीब कहलाएंगे। जो व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी से अधिक ग्रहण करते हैं वो अपने आहार से, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएंगे। तो इसी तरह से शहरी क्षेत्र यानी कि नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएगा। यदि 2100 कैलोरी से कम प्राप्त करता है तो वो व्यक्ति गरीब कहलाएगा। कैलोरी को किस तरह से खाद्य वस्तुएं जैसे कि अनाज हो गया, दालें, सब्जी, दूध, तेल, चीनी आदि मिलाकर इन आवश्यकताओं के संदर्भ में ये कैलोरी की पूर्ति हमें हो पाती है। किस तरह से जो भी जरूरी जो आवश्यक खाद्य पदार्थ है, इन खाद्य पदार्थों के माध्यम से
जो कैलोरी की जो पूर्ति होती है, इस कैलोरी पूर्ति के संदर्भ में शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये कैलोरी विधि के माध्यम से निर्धनता यानी कि गरीबी को निर्धारित करने के लिए ये पैरामीटर बनाया गया है, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। यदि इससे कम कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो वह व्यक्ति गरीब यानी कि निर्धन कहलाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए 2400 रखा गया है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जीवन यापन करने के लिए अधिक ज़्यादा श्रम बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन करना एक कठिन होता है जिसके लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। और इसीलिए जो शहरी क्षेत्रों में कमतर निर्धारित किया गया, यानी कि 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो भी सेवाएं हैं, भौतिक सेवाएं हैं, उन भौतिक सेवाओं के चलते जो कैलोरी है, कैलोरी की आवश्यकता कम होती है। इसीलिए शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से ये कैलोरी विधि है। और इसी के साथ आय विधि भी है। आय विधि के माध्यम से भी हम निर्धनता यानी कि गरीबी को निर्धारित करते हैं, जिसमें कि वर्ष 2011-12 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह यहाँ पे निर्धारित किया गया है कि किस तरह से प्रति माह प्रति व्यक्ति 816 रुपये यदि वो आय प्राप्त करता है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएगा, और जो इससे कम 816 रुपये से कम प्राप्त करता है वो व्यक्ति गरीब कहलाएगा। और शहरी क्षेत्रों में यहाँ पे 1000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। जो व्यक्ति 1000 रुपये प्रति माह आय प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएगा, और जो इससे कम 1000 से कम प्राप्त करता है वो गरीब कहलाएगा यानी कि निर्धन कहलाएगा। तो इस तरह से ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ये पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये इसलिए निर्धारित किए गए हैं क्योंकि एक तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बड़ी आसानी से नहीं मिलते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में जीवन यापन करना थोड़ा आसान हो जाता है अपेक्षाकृत शहरी क्षेत्रों में। और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये इसलिए निर्धारित किया गया है, एक तो शहरी क्षेत्रों में जीवन यापन करना बहुत कठिन है यानी कि खर्चीला है, और यहाँ पे खर्चीला होने के साथ साथ जो यहाँ पे 1000 रुपये है, इसीलिए 1000 रुपये यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। जो व्यक्ति प्रति माह 1000 रुपये से कम आय ग्रहण करेगा वो व्यक्ति गरीब कहलाएगा। तो इस तरह से यह है आय विधि, जिसके माध्यम से निर्धनता रेखा के द्वारा हम गरीब और गरीब जो व्यक्ति नहीं है उनके बीच डिफरेंस को देख सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे निर्धनता के संदर्भ में गरीबी रेखा को किस तरह से हम पहचान सकते हैं, किन पैरामीटर के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं गरीब लोगों की, वो हमने पैरामीटर यहाँ पे समझ लिए है। अब हम यहाँ पे असुरक्षित समूह के संदर्भ में बात करेंगे कि असुरक्षित समूह है कौन कौन से है और किस तरह से ये असुरक्षित समूह है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। इसमें कि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान बिल्कुल नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इन सामाजिक समूहों के बीच किस तरह से सदियों से इनके साथ जो भेदभाव है, वो चाहे सामाजिक स्तर पे हो, वो चाहे आर्थिक स्तर पे हो, वो भेदभाव देखा जाता है। और इसीलिए ये सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। ये समूह कौन कौन से है? ये समूह ऐसे समूह है जो कहीं ना कहीं इनको एक समाज की मुख्य धारा से सदियों से दूर रखा गया है। ये समूह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार है, जिनके साथ सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर, दोनों ही स्तर पर इनके साथ भेदभाव किया जाता है।
और ये भेदभाव इस हद तक किया गया जो कि एक समाज की मुख्य धारा से वो निरंतर दूर होते चले गए हैं और इनको आज के समय में मुख्य धारा के साथ जोड़ना जरूरी है, तब जाकर के हम देश और अर्थव्यवस्था को बेहतर और ले जा सकते हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक समूह सामाजिक रूप से सर्वाधिक वंचित है। अगर हम सबसे असुरक्षा के संदर्भ में देखें तो सबसे असुरक्षित समूह यही समूह है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, क्योंकि सदियों से इनके साथ सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर इनके साथ भेदभाव किया जाता है और जिससे कि जो समाज का मुख्य धारा का जो वर्ग है और ये है, इनके बीच जो गैप है वो निरंतर बढ़ता गया है, इनके बीच जो खाई है वो निरंतर बढ़ती गई है। तो इसीलिए ये सामाजिक समूह सर्वाधिक वंचित वर्ग है आज की डेट में। तो ये इस संदर्भ में है क्योंकि एक तो इन्हें सामाजिक स्तर पर इनके साथ अनेक प्रकार के जो भेदभाव है वो किए जा रहे हैं और दूसरा आर्थिक क्षेत्रों में भी उन्हें इस तरह से अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में इनकी अपनी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित नहीं हो पाई है। तो इसके चलते आज ये समूह असुरक्षित समूह है। और अगर हम भारत जैसे देश में निर्धनता के कारणों को इंडिकेट करें कि ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो निर्धनता के लिए जिम्मेदार हो गए, उन कारणों में अनेकों अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण कारणों को देखेंगे और समझेंगे कि निर्धनता के ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके चलते भारत में व्यापक निर्धनता ये देखी गई है। जिसमें कि सबसे पहला कारक है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ये किस तरह से, जो औपनिवेशिक सरकार है, औपनिवेश सरकार के दौरान किस तरह से उनकी जो नीतियां थी वो नीतियां इस तरह से थी जो भारत में जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, जो पारंपरिक जो हस्तशिल्पकार थे, वो इस तरह से हतोत्साहित हुए उन नीतियों के चलते, जिससे कि छोटे छोटे उद्योग धंधे एकदम बंद हो गए और जिसके चलते जो छोटे छोटे उद्योग धंधे चला रहे थे, वहाँ पे काम कर रहे थे, वो एक तरह से उनके पास काम नहीं था, वो निर्धन होते चले गए। और जब उद्योग धंधों का विकास हतोत्साहित हुआ भारत में, भारत जैसे देश में जहाँ पे छोटे छोटे उद्योग धंधों का एक तरह से बोलबाला था, जो गांव गांव में, गांव परिवेश में ये छोटे छोटे जो शिल्पकार थे वो अपना जीवन बसर कर रहे थे। और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान उनकी जो नीतियां थी, उनकी ऐसी कूटनीतिक नीतियां थी जिनके चलते इन छोटे छोटे शिल्पकारों में नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिनके चलते ये जो उद्योग धंधे हैं वो बंद हो गए और जिसके चलते निर्धनता में वृद्धि होती गई। और इसी के चलते दूसरा जो रीजन है वो है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में उच्च वृद्धि है वो भी कहीं ना कहीं भारत में व्यापक निर्धनता का कारण है। जनसंख्या वृद्धि भी एक निर्धनता का प्रमुख कारण है भारत के लिए, क्योंकि जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से क्या होता है, एक तो जो उस देश में, हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो जीवन स्तर है वो निम्न हो जाता है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि जो रिसोर्सेज है हमारे पास, वो चाहे प्राकृतिक रिसोर्सेज हो या अन्य जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो एक तरह से सीमित मात्रा में है। इसके चलते जो हर एक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है वो पूरी नहीं हो पाती है, जिसके चलते जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है। तो इस तरह से जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि भी एक निर्धनता का प्रमुख कारण है। अगला है तीसरा, संसाधनों का असमान वितरण।
संसाधनों का जब असमान वितरण होता है तो भी कहीं ना कहीं निर्धनता में वृद्धि होती है। संसाधनों का समान वितरण ना होने पर भारत में निर्धनता में वृद्धि देखी जा सकती है। और जो भी महत्वपूर्ण जो साधन है, यदि उन महत्वपूर्ण साधनों पर कुछ ही व्यक्तियों का, बड़े बड़े व्यक्तियों का अगर स्वामित्व होगा तो कहीं ना कहीं जिन व्यक्तियों की उन संसाधनों तक पहुंच नहीं है, वो व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वो साधन नहीं जुटा पाएंगे। जब वो साधन नहीं जुटा पाएंगे तो वो निर्धनता से ग्रसित होंगे। तो इस तरह से भारत जैसे देश में संसाधनों का जो असमान जो वितरण है, कुछ ही लोगों के हाथों में मैक्सिमम जो साधन है वो साधन होंगे, तो इसके चलते जो बाकी जो लोग हैं वो अपने जीवन बसर करने के लिए वो तरसेंगे। उनके पास साधन नहीं होंगे जिससे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। और इसी तरह से अत्यधिक ऋणग्रस्ता, जो अत्यधिक जो ऋणग्रस्ता है, ये भी भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी व्यापक निर्धनता को वो बढ़ावा देती है। क्योंकि अत्यधिक निर्धनता किस तरह से ये एक ऐसे चुंगल में लोगों को फंसाता है जिसके चलते जो व्यक्ति निर्धन है, जिसके पास निवेश करने के लिए मुद्रा नहीं है, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति ऋण ले लेता है। जब वो ऋण लेता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो ब्याज दर होती है वो अधिक होती है। जब ब्याज दर अधिक होगी तो उस ऋण लेने के बाद उसकी जो मैक्सिमम जो उसकी कमाई है वो ब्याज में चले जाती है। जब ब्याज में चले जाएगी तो जो मूलधन है वो मूलधन वो फिर भी नहीं चुका पाता है, और जिससे कि फिर से ऋण लेने लगता है। जब वो फिर से ऋण लेगा तो इस तरह से वो व्यक्ति एक ऋणग्रस्ता के ऐसे चुंगल में फंसता है जिससे कि वो निरंतर वो निर्धनता की ओर चले जाता है। तो इस तरह से भारत जैसे देश में अत्यधिक निर्धनता के कारण जो गरीबी है वो गरीबी भी इस संदर्भ में देखी जा सकती है। जो किसान है, विशेषकर कृषि क्षेत्रों में, इस तरह से वो ऋणग्रस्तता से वो ग्रसित होते हैं। वो निर्धन व्यक्ति ऋणग्रस्तता से इस तरह से ग्रसित होते हैं, कृषि क्षेत्र में उच्च निवेश के लिए वो ऋण लेते हैं और अपनी जो पारिवारिक जो जरूरतें होती है उनके लिए भी वो ऋण लेते हैं। और जब वो इन सब के लिए ऋण लेते हैं तो कहीं ना कहीं जब वो पैदावार करते हैं, जब वो उत्पाद करते हैं कृषि क्षेत्र में, तो वो उतना ज़्यादा वो बचत नहीं कर पाते हैं। ऐसे में वो व्यक्ति जो उसने ऋण लिया है, जो उसने कर्ज लिया है, उस कर्ज को वो नहीं चुका पाता है, और इस निर्धनता के चलते वो कई बार वो ऋण लेने लगता है, और जिसके चलते भुगतान करने में वो असमर्थ होता है और वो ऋणग्रस्त होते चले जाता है। तो इस तरह से भारत में अत्यधिक ऋणग्रस्ता भी एक निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। तो इस तरह से ये भारत में निर्धनता के कारण है। अब हम निर्धनता विरोधी उपायों को समझेंगे कि किस तरह से भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए किस तरह से प्रयास किए गए हैं, और किस संदर्भ में जो ये निर्धनता विरोधी जो उपाय है, किस संदर्भ में भारत में इसकी शुरुआत हुई है। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है, और सरकार की वर्तमान निर्धनता विरोधी रणनीति मोटे तौर पर ये 2 कारकों पर आधारित है। ये किस संदर्भ में 2 कारकों पे, जिसमें कि सबसे पहले है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करना, और दूसरा है लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम। इन 2 कारकों के संदर्भ में मोटे मोटे तौर पे सरकार के द्वारा निर्धनता विरोधी
उपाय किए गए हैं जिससे कि निर्धनता को कम किया जा सके। जो सबसे पहला जो कारक है वो है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करना। आर्थिक समृद्धि की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है कि किस तरह से यदि आर्थिक समृद्धि की अगर उच्च दर होगी तो निर्धनता स्वाभाविक है वो कम होगी। इसीलिए ये स्पष्ट होता है कि आर्थिक समृद्धि और जो निर्धनता उन्मूलन के बीच वो घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जब हम आर्थिक समृद्धि की ओर निरंतर प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे अवसर मिल जाते हैं जो मानव विकास में निवेश के द्वारा लोगों को वो प्रोवाइड हो पाते हैं, जिससे कि लोग अपने जीवन स्तर में वो वृद्धि करने लगते हैं और जिससे कि उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो इस तरह से आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है। आर्थिक वृद्धि के द्वारा किस तरह से अवसरों को व्यापक बनाया जाता है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन लोगों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जब लोगों को मानव विकास से संबंधित आवश्यक संसाधन प्रोवाइड किए जाएंगे तो ये स्वाभाविक है कि लोगों को अपने विकास के लिए, अपने स्थिति को बेहतर करने के लिए वो मौका मिल पाता है। वो किस कारण? वो आर्थिक समृद्धि के कारण। तो इस तरह से आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करके हम गरीबी को कम कर सकते हैं, यानी कि निर्धनता को कम कर सकते हैं। इसी तरह से लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम, सरकार के द्वारा ऐसी अनेक योजनाओं के द्वारा जिसमें कि निर्धनता को कम करने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि ये सरकार के द्वारा ये भरपूर प्रयास किया जाता है कि किस तरह से निर्धनता को कम किया जाए, ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा, ऐसी योजनाओं के द्वारा, जिससे कि लोगों को इसका एक लाभ मिल सके, लोग जो निर्धनता से जो ग्रसित है उससे बाहर आ सके। अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसको प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्धनता को कम करने के लिए बनाया गया है, जिसमें कि ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं, अनेक योजना है जिनके माध्यम से निर्धनता को कम करने का प्रयास किया गया है। जिसमें कि प्रमुख योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम नरेगा कहते हैं। इसकी शुरुआत 2005 में हुई और इस नरेगा का नाम मनरेगा किया गया 2009 में। इस योजना के माध्यम से वर्ष में 100 दिनों का रोजगार लोगों को प्रदान किया जाता है, जिससे कि लोगों को निर्धनता से बाहर निकालने के लिए कुछ हद तक इस योजना के माध्यम से प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से निर्धनता विरोधी उपायों के संदर्भ में यह है कि किस तरह से सरकार के द्वारा इन दो कारकों के द्वारा मुख्यतः लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का ये प्रयास किया गया है। तो इस तरह से इस अध्याय के माध्यम से हमने ये जाना है कि किस तरह से निर्धनता एक प्रमुख चुनौती है और इस चुनौतियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है और ये चुनौती किस तरह से क्यों होती है और ये चुनौती है क्या है वास्तव में। इस तरह से इस कंप्लीट वीडियो के तहत हमने ये समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा आप इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।